हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है दोबारा से आपका ज्योग्राफी के लेक्चर्स के अंदर। तो पिछले लेक्चर्स में अपन ने फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करा था और उसी के टॉपिक्स को अपन आगे बढ़ेंगे और माइंड मैप्स के द्वारा पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम बेसिकली क्या है? ज्योग्राफी माइंड मैप्स। ठीक है, तो अपन आ चुके हैं अर्थ के रोटेशन के बारे में। देखिए, अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व होती है और रिवॉल्व करते करते अपनी एक्सिस पर रोटेट भी होती है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 23.5 डिग्री से टिल्ट एक्सिस पर अर्थ जो है वो रोटेट होती है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अर्थ रोटेशन के बारे में डिटेल में। अबाउट अर्थ रोटेशन। ठीक है, तो पहली बात तो अर्थ रोटेट कैसे करती है? अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पहली चीज आपको याद रखनी है कि अर्थ रोटेट करेगी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, और यही कारण है कि सूरज आपको उगता हुआ दिखाई देता है ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में। सूरज पूरब से उगता है। क्यों उगता है? सूरज थोड़ी चल रहा है, सूरज तो स्टेशनरी है, धरती मूव कर रही है। क्योंकि आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ में मूव कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, इसलिए सूरज आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 40.91 सेकेंड्स। मोटा मोटी आप बोल देते हो कि 24 घंटे के अंदर अर्थ रोटेट करती है, बट प्रिसाइज टाइमिंग क्या है? 23 आवर्स 56 मिनट्स 40 सेकेंड्स। ठीक है, रोटेशनल वेलोसिटी एट इक्वेटर इज 1667 किलोमीटर पर आवर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो फिगर है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि रोटेशनल स्पीड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, सो द रोटेशनल वेलोसिटी विच इज 1667 किलोमीटर पर आवर इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड इट डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स वेयर इट इज जीरो। पोल्स पर रोटेशनल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। इक्वेटर पर रोटेशनल वेलोसिटी क्या है? सर्वाधिक है, क्योंकि 1667 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा रोटेशनल वेलोसिटी के बारे में आपको। अब अर्थ का जो रोटेशन है, ये अर्थ रोटेट कर रहा है, ये क्या क्या कॉज करता है? ये सवाल कई जगह कई एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ द अर्थ कॉजेज टाइड्स। टाइड्स यानी ज्वार भाटा। कौन करता है? अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवॉल्यूशन, कोरियोलिस फोर्स, एटमॉस्फेरिक वेरिएशन, सन सोलर लाइट। इनमें से क्या कारण है कि ज्वार भाटा आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रोटेशन की वजह से आता है, रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं आता। ठीक है ना, रोटेशन रिवॉल्यूशन तो आप क्लियर हो ही चुके हैं क्या है डिफरेंस। अब देखिए रोटेशन के इफेक्ट्स क्या हैं कि एक तो रात और दिन रोटेशन की वजह से आता है। अर्थ जिस तरफ सूरज की डायरेक्शन में होती है वहां दिन होता है, उल्टा हो जाता है तो रात हो जाती है। ठीक है, तो डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है? धरती के घूमने की वजह से हो रहा है, अपनी एक्सिस पे घूमने की वजह से हो रहा है। देखिए यहाँ पे डे है, यहाँ पे नाइट है। अब ये वाला पोर्शन आगे आ जाएगा तो उसमें डे हो जाएगा, इस वाले में नाइट हो जाएगा। तो डे एंड नाइट किसकी वजह से हो रहा है? रोटेशन की वजह से हो रहा है। बल्जिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो धरती है वो पूरी स्फेरिकल नहीं है, वो क्या है? वो इलिप्टिकल है, वो इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो ये जो बल्जिंग है ये भी घूमने की वजह से है। Scientists have found that this bulging is also due to this rotation. ठीक है, so bulging rotation की वजह से है। The deflection of winds and ocean currents, जो winds हैं उनका deflection होता है। एक्चुअली क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में विंड चलती है, अभी ट्रेड विंड्स में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन वो सीधी सीधी ना चल करके डिफ्लेक्ट होकर के चलती हैं, वेस्ट वर्ड चल रही है, कोई ईस्ट वर्ड चल रही है। क्यों चल रही है? बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स, जो भी अपन आगे पढ़ेंगे। और वो कोरियोलिसिस फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। तो डिफ्लेक्शन जो विंड्स का हुआ वो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से हुआ। और विंड्स का डिफ्लेक्शन होता है तो विंड्स ही जो है ओशन के अंदर जो करंट्स जाते हैं, यानी ओशन के अंदर गर्म पानी या ठंडा पानी, उनको ओशनिक करंट्स बोलते हैं, उनके डायरेक्शंस को भी अफेक्ट करते हैं, इसलिए वो भी रोटेशन की वजह से हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से हो। फिर टाइड्स। टाइड्स जो हैं, जो ज्वार भाटा आता है वो रोटेशन की वजह से आता है। एंड अपरेंट मूवमेंट ऑफ ऑल द हेवनली बॉडीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मैंने कहा ना कि सूरज आपको ईस्ट से उगता दिखाई देता है और वेस्ट में डूबता दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रोटेशन आप उल्टा कर रहे हो, वेस्ट से ईस्ट में आप जा रहे हो, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये सारे क्या हैं? इन रोटेशन की वजह से ये सारे फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मेन तो ये है कि कॉजेशन ऑफ डे एंड नाइट, ये आपको पढ़ा ही चुका हूँ मैं। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स, ये आपको याद रखना है। हर दिन टाइड आता है, हर दिन ज्वार भाटा आता है। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनको पता है कि दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। एक बार तो
पानी ऊपर चढ़ जाता है, एक बार पानी नीचे आ जाता है, फिर पानी ऊपर चढ़ जाता है, फिर पानी नीचे आ जाता है, अपने आप ही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ज्वार भाटा रोटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल एट द इक्वेटर। ये इक्विनॉक्स में अपन पढ़ ही चुके थे कि डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल एट द इक्वेटर एंड एट द टाइम ऑफ द इक्विनॉक्स, ठीक है। इसको नोट करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अर्थ रिवॉल्यूशन, यानी सूरज के चारों तरफ जो चक्कर काट रही है वो कितने टाइम में कर ले रही धरती? 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 45.51 सेकंड्स में। अपन नॉर्मली 365 दिन बोलते हैं, 365 दिन, लेकिन एग्जैक्टली वो 5 घंटे ज़्यादा है या 6 घंटे ज़्यादा है। इसीलिए हर 4 साल बाद अपने को साल के अंदर एक एक्स्ट्रा डे जोड़ना पड़ता है, 366 दिनों का साल बनाना पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा 6 घंटे हैं ना, इनको अकोमोडेट करने के लिए, और उस साल को अपन क्या बोलते हैं? लीप ईयर। उस साल को अपन क्या बोलते हैं? लीप ईयर। इट रिजल्ट्स इन 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर एंड दिस एक्स्ट्रा ईयर इज नोन एज दिस एक्स्ट्रा डे ईयर इज नोन एज लीप ईयर। तो ये समझ में आ गया कि लीप ईयर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एग्जैक्टली 365 दिन के अंदर धरती चक्कर नहीं काट रही है, 6 घंटे और एक्स्ट्रा ले रही है। तो 6 घंटे इंटू 4 साल यानी 24 घंटे, यानी एक दिन एक्स्ट्रा। तो इसलिए 29 फरवरी अपन ऐड कर देते हैं लीप ईयर के अंदर। चलिए ठीक है। अब रिवॉल्यूशन क्या क्या कॉज करता है? रिवॉल्यूशन तो मतलब समझ गए ना आप भाई, ये सूरज है और सन के चारों तरफ धरती चक्कर काट रही है ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट कॉजेज चेंजेस इन द सीजन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल कई बार आया हुआ है। आपके धरती पे ऋतुएं आती हैं, भारत के अंदर ऋतुएं आती हैं, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, वो रिवॉल्यूशन की वजह से, रोटेशन की वजह से नहीं। रोटेशन की वजह से तो दिन रात होता है। ऋतुएं किस वजह से आती हैं? रिवॉल्यूशन की वजह से आती हैं। इसको याद रखिएगा। कैसे कैसे? तो वापस बता देता हूं मैं आपको। देखो, ये धरती ऐसी है, टिल्ट यूं, और ये यूं, ठीक है। सूरज की सीधी किरणें पड़ रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? गर्मी है। अब ये घूमते घूमते पहुंच गई यहाँ पे, टिल्ट यूं। अब सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं? यहाँ साउथ में। तो यहाँ पे ठंड है और यहाँ पे गर्मी है। यहाँ क्या हो गई? इधर तो विंटर हो गया नॉर्थ में, और इधर समर हो गया नॉर्थ में। इसलिए इस समय गर्मी होती है, इस समय विंटर होता है। अब चेंज ऑफ सीजन किस वजह से हुआ? क्योंकि धरती सूरज के चक्कर काट रही थी। आई बात समझ में? वेरिएशन इन द डे, लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। अब देखो, आपने कहीं बोलेंगे सर डे एंड टाइम तो हमने वहां याद कर रखा है रोटेशन के अंदर। डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन, बट वेरिएशन इन द टाइम ऑफ द डे, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, ये क्यों हो रहा है? ये रिवॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। वो मैंने आपको बताया था ना, 21 जून को जो विश्व योगा दिवस है, सबसे बड़ा दिन है। क्यों सबसे बड़ा दिन है? क्योंकि भाई वो समर सोलिसाइट है, रिवॉल्यूशन की वजह से हो रहा है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दिन और रात की जो लेंथ है वो रिवॉल्यूशन की वजह से डिसाइड हो रही है, जबकि दिन और रात जो है वो रोटेशन की वजह से डिसाइड हो रही है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स, विंड बेल्ट्स में आपको आगे बताऊंगा क्या होती है। इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जोन होता है जिसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। वो इक्वेटर पर होता है, लेकिन वो ऊपर नीचे होता रहता है। वो ऊपर नीचे इसलिए होता रहता है क्योंकि धरती रिवॉल्व कर रही है सन के, और सन की किरणें जो इक्वेटर पे सीधी पड़नी चाहिए थी, कभी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी पड़ती हैं, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती हैं। इस वजह से ITCZ जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। डायरेक्शन चेंज करता है तो विंड्स की डायरेक्शन भी चेंज होने लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, द अर्थ रिवॉल्यूशन के क्या कॉजेज हैं। अब बात करेंगे कुछ टाइड्स के बारे में। देखो, टाइड बेसिकली क्यों आता है? टाइड बेसिकली क्यों आता है? अब बात करेंगे अपन टाइड्स के बारे में। तो समुद्र का जो पानी है उस पे बहुत सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगते हैं। एक तो धरती का जो सेंटर है जहाँ पे ग्रेविटेशन है वो उसको अपनी तरफ खींचता है पानी को। दूसरा,
मून जो है, जो धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, मून भी उस पानी को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। प्लस कभी कभार सूरज जो है उसका भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को खींचने लग जाता है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उन अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण कभी पानी का लेवल ऊपर हो जाता है, कभी पानी का लेवल नीचे हो जाता है। उनको अपन बोलते हैं ज्वार भाटा या फिर टाइड्स। दो प्रकार के टाइड्स अपन को स्टडी करने हैं। एक तो होता है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज ज्वार भाटा आता है। क्यों आता है? क्योंकि मून, सन और अर्थ एक ही लाइन के अंदर होती हैं। अब जब ये एक ही लाइन के अंदर होती हैं तो सन भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है पानी को, मून भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स प्लस हो जाता है। प्लस हो गया तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, तो पानी को बहुत ज़्यादा ऊपर खींच के ले आएंगे, बल्जिंग, बहुत ज़्यादा पानी को ऊपर खींच के ले आएंगे, तो वो एकदम से पानी का लेवल राइज हो जाएगा। नीप टाइड्स में क्या होता है कि सन मून के परपेंडिकुलर होता है, तो सन यहाँ से खींच रहा होता है, मून यहाँ से खींच रहा होता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा जितना स्प्रिंग टाइड्स के अंदर ऊपर उठता है पानी, उतना ज़्यादा यहाँ पर पानी नहीं उठता है। इसको कहते हैं नीप टाइड। तो ये हो गए टाइड्स के प्रकार, नोट कर लो। अब अपन बात करेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ के इंटीरियर के बारे में अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। अर्थ जो है वो देखो, बेसिकली सबसे पहले जो ऊपरी लेयर होती है अर्थ की, उसको आप बोलते हो क्रस्ट। ये 0 से 70 किलोमीटर तक होती है, जिसको अपन बोलते हैं क्रस्ट। 0 to 70 किलोमीटर्स, 0 to 70 किलोमीटर्स क्रस्ट होती है, ठीक है। फिर आता है उसके नीचे मेंटल, जो कि 70 से 2891 किलोमीटर तक होता है, इसको कहते हैं मेंटल। फिर कोर आता है, और कोर के दो भाग होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है आउटर कोर और अंदर वाला होता है इनर कोर। ठीक है। और ये पूरा जो है, जैसे कि ये इसके डायमेंशन दे रखे हैं कि 2391 से लेके 5150 किलोमीटर तक होता है, और ये 2391 से लेकर के 6731 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 पार्ट होते हैं। अब ये बने हुए कैसे रहते हैं, एक बार वो देखिएगा। मैंने बताया कि 0 से लेके 70 किलोमीटर तक क्रस्ट है। क्रस्ट यानी धरती की जो ऊपरी लेयर, ये आप देख रहे हो, सारे पहाड़ क्रस्ट में ही बने हुए होते हैं। आपकी जो ज़मीन है, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, वो सब क्रस्ट के अंदर बने हुए हैं। 0 से 70 किलोमीटर नहीं जाओगे तो क्रस्ट है, ठीक है। लिथोस्फीयर बेसिकली आपका क्रस्ट के ऊपर है। बना हुआ किससे है, तो उसका कीवर्ड है सियाल। सियाल, सियाल में से SI का मतलब होता है, सियाल बना है ना, सो दिस इज द सिलिका एंड AL मतलब एल्यूमिनियम। सिलिका एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है क्रस्ट के अंदर। सियाल का बना हुआ रहता है क्रस्ट 0 से 70 किलोमीटर तक। जितनी भी आपकी प्लेट्स हैं, प्लेट्स यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, एक बार मोटा मोटी आप ये समझो, जितने भी प्लेट्स हैं और जितना भी आपका ये एस्थेनोस्फेयर आप जो कहते हो, लिथोस्फेयर जो आप कहते हो, वो सारा की सारा क्रस्ट के अंदर ही है। आई बात समझ में? तो एक तो ये याद रखना है। फिर 70 से लेके 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल है, और मेंटल का फॉर्मूला है सीमा। सीमा में आप समझ ही गए, SI का मतलब तो सिलिका है, और MA का मतलब ये तो हो गया सिलिका, और MA का मतलब है मैग्नीज। सिलिका एंड मैग्नीज। सबसे ज़्यादा मास और हीट धरती के अंदर इसी में पाई जाती है, क्योंकि मास ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा। देखो 70 से 2900 किलोमीटर, इतने किलोमीटर तक मेंटल ही मेंटल है, तो सबसे ज़्यादा मास इसके अंदर है, इसलिए सबसे ज़्यादा हीट इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और इसमें फेरस मैग्नेटिक सिलिकेट्स मिलते हैं, फेरस मैग्नेटिक सिलिकेट्स, ठीक है। नॉर्मली ये सॉलिड होता है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है। क्यों सॉलिड होता है, जबकि टेम्परेचर तो ज़्यादा है? फिर सॉलिड क्यों है? क्योंकि प्रेशर भी ज़्यादा है, और जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है किसी भी सब्सटेंस का। इस कारण से जो रॉक्स मेंटल के अंदर में है, हाई प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं होते और सॉलिड रहते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड में मिलेगा आपको। फेरोमैग्नेटिक सिलिकेट्स यहाँ मिलते हैं।
फिर आउटर कोर है जो कि 2900 किलोमीटर से 4800 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये आउटर कोर है, ये लिक्विड में है, इसका फॉर्मूला है नाइफ। नाइफ का मतलब हो गया निकिल एंड आयरन। Fe इज द की वर्ड फॉर द आयरन। सो निकिल और आयरन कहाँ मिलता है आपको? आउटर कोर के अंदर मिलता है। एक्चुअली पूरी कोर के अंदर ही, ये पूरा कोर है, इसके अंदर आपको निकिल और आयरन मिलेगा। और ये जो मेंटल था इसमें आपको सिलिकॉन और मैग्नीज मिलेगा, ठीक है। और जो क्रस्ट है ये, इसके अंदर आपको सियाल मिलेगा, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आउटर कोर है, इट कंट्रोल्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। धरती की मैग्नेटिक फील्ड को कौन कंट्रोल कर रहा है? आउटर कोर। कोर में भी आउटर कोर। सबसे लास्ट में 4800 से लेके 6400 किलोमीटर तक मिलता है इनर कोर। ये सॉलिड होता है, ये भी नाइफ होता है, और इसका टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल कोर पे आप यहां चले जाओगे तो यहाँ टेम्परेचर कितना है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। 5500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आदमी यार बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी कैसे मिलता है? ये सॉलिड है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, भयंकर प्रेशर है, इस वजह से ये भी सॉलिड है। तो लिक्विड में आपको क्या क्या मिला? खाली जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, खाली जो आउटर कोर है ये लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। जबकि टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे जब आप नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कौन कंट्रोल करता है? ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो ये है आउटर कोर, इनर कोर नहीं, आउटर कोर, ठीक है। एक बार देख लीजिए। अर्थ के इंटीरियर के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त करी। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अर्थ के इंटीरियर्स में क्या पढ़ लिया अपन ने। तो ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स आप पढ़ते हो, जैसे कि अफ्रीका है, जो एशिया है, जो यूरोप है, ये बेसिकली प्लेट्स हैं। क्या हैं? प्लेट्स हैं। प्लेट्स यानी पानी पे तैरती हुई, मेंटल पर तैरती हुई, लिक्विड मेंटल जो है उस पर तैरती हुई प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स एक दूसरे से जब टकराती हैं तो या तो फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं, या माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, या वॉल्केनोस क्रिएट होते हैं, या अर्थक्वेक उत्पन्न होते हैं। उन्हीं में से एक फिनोमेना अपन पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। क्या होता है कि ये एक प्लेट यहां से आई और एक प्लेट यहां से आई, तैर रही है ना मेंटल पे, और रैंडमली तैर रही है, कहीं पर भी जा सकती है। जाते जाते दो प्लेट्स आपस में टकरा गए या रगड़ मार दी एक दूसरे पे, ठीक है। तो क्या होगा? एक सिस्मिक वेव उत्पन्न होगी, कंपन उत्पन्न होगा, सिस्मिक वेव उत्पन्न होगी। और वो कंपन से ऊपर के जो सतह है, अर्थ की जो सतह है, वहाँ पे जो मकान है, आप लोग हैं, हम सबको भूकंप का एहसास होता है। इसको अपन अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गई कि सिस्मिक एक्टिविटी किसको कहते हैं? सिस्मिक एक्टिविटी कहते हैं अर्थक्वेक को। किस वजह से होता है? जब दो प्लेट्स टकराते हैं और फॉल्ट क्रिएट होता है। जब भी अर्थक्वेक आता है तो उसका एक फोकस होता है, यहां से ही ओरिजिनेट होता है। फोकस से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। फोकस से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। और ये रेडिएट करता है पूरा की पूरा कंपन बाहर की डायरेक्शन में। जो फोकस के जस्ट ऊपर वाला जो धरती का, अर्थ का सरफेस होता है, उसको कहते हैं एपिसेंटर। उसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। फोकस को कई बार हम हाइपोसेंटर भी बोल देते हैं। फोकस धरती के अंदर हो गया, एपिसेंटर सरफेस पर हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? दो प्लेट्स के टकराने के कारण, घर्षण के कारण एक कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए अर्थक्वेक होता है, ठीक है। नोट करो। अब वॉल्केनोस, ज्वालामुखी। क्या होता है कि volcano is an opening in the earth's crust through which lava, volcanic ash and gases escape. Volcanoes are classified as active, dormant और extinct. क्रस्ट है सबसे ऊपर, उसके नीचे क्या है? मेंटल है, और सबसे नीचे क्या है? कोर है। मेंटल के अंदर गरम रॉक्स हैं। क्या है? गरम रॉक्स हैं। क्रस्ट से मेंटल दबी हुई है, लेकिन क्रस्ट के अंदर अगर रप्चर है, क्रस्ट के अंदर अगर होल है, क्रस्ट के अंदर अगर
ऐसा है कि भाई मेंटल के पदार्थ के बाहर आने का रास्ता बना हुआ है, तो क्योंकि वो हाई प्रेशर में है और गर्म भी है, तो सारा की सारा मटेरियल कोशिश करेगा कि क्रस्ट के उस छेद में से निकलने की कोशिश करे, और जब वो निकलता है तो ब्लास्ट के साथ निकलता है, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, और इसी एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं, वोल्केनो। तो अंदर का जो मैग्मा है मेंटल का, वो बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही अपन उस मैग्मा को क्या कहने लग जाते हैं, लावा। और ये जो लावा है, आपको पता है भारत के अंदर भी ऐसे लावा के बहुत ज़्यादा इरप्शंस हुए, और इस कारण से लावा का एक बसाल्टिक प्लेट्यू बना हुआ है पूरा के पूरा, जिसको अपन बोलते हैं दक्कन का पठार, जो अपन अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे। तो ध्यान रखिए वॉल्केनो क्यों होता है, ये तो आपको पता चल गया। अंदर का जो मटेरियल है वो कहाँ जा रहा है, बाहर आ रहा है। मेंटल का जो भी ये मैग्मा है, गर्म और प्रेशराइज्ड मैग्मा एकदम से ब्लास्ट होकर के आता है, और यहाँ बाहर आकर के क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। और इस तरीके के जो माउंटेन टाइप बन जाते हैं छोटे छोटे, उनको अपन वॉल्केनिक माउंटेन्स भी बोल देते हैं। अब जो वॉल्केनोज हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया कि वॉल्केनोज जो हैं, या तो एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो यानी कभी भी फट सकता है, अभी भी हालिया कुछ दिनों के अंदर फटा हुआ है, ठीक है, तो उसको एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। जैसे कि वॉल्केनोज दैट इरप्ट पीरियडिकली, हर 6 महीने में, 2 महीने में फट जाएगा, या साल भर में फट जाएगा वॉल्केनो, ठीक है। ऐसा एक वॉल्केनो है हवाई आइलैंड्स में, मोना लोआ। मोना लोआ हवाई आइलैंड्स में। अब आप अपनी ज्योग्राफी का मैप निकालिए और हवाई आइलैंड्स ढूंढिए। हवाई आइलैंड्स आपको पैसिफिक ओशियन में अमेरिका के पास देखने को मिलेगा। हवाई आइलैंड आपको पैसिफिक ओशियन में अमेरिका के पास देखने को मिलेगा। वहाँ पे है माउंट मोना लोआ, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। ऐसे ही जब आप मेडिटेरियन सी के अंदर जाएंगे, मेडिटेरियन सी देखिएगा, मेडिटेरियन सी में इटली निकला हुआ है, यूरोप का एक पार्ट। इटली के पास में है ना, एक आपको माउंटेन देखने को मिलेगा जिसका नाम है माउंट इतना। कितना है, माउंट इतना, ये भी क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। फिर वेसुवियस है, ये भी इटली के पास में है, माउंट वेसुवियस, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट नाम आपको याद करा दिए मैंने कि मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है वो, क्योंकि एक्टिव वॉल्केनोज हैं और पीक्स भी हैं, ठीक है। तो इनकी लोकेशंस आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों मेडिटेरियन सी में है, और ये पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही माउंट स्ट्रोम्बोली है, ये भी मेडिटेरियन सी में है, देखिएगा, ठीक है। अब डोरमेंट वॉल्केनोस के बारे में बात कर लेते हैं। डोरमेंट वॉल्केनोस क्या होता है, जो कि काफी लंबे टाइम से क्वाइट है, काफी लंबे टाइम से क्वाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है वो फट नहीं सकते हैं, कभी फट सकते हैं, लेकिन काफी लंबे टाइम से तो फटे हुए नहीं है। इनको कहते हैं डोरमेंट माउंटेन्स। जैसे कि माउंट फुजियामा, फुजियामा जापान में है, तो मैच द फॉलोइंग में आएगा भाई। फुजियामा कहाँ पे है, जापान में है। क्राकोटा है, ये इंडोनेशिया के अंदर है। बैरन आइलैंड्स आपका इंडिया में है, और इंडिया में अंडमान में है। बैरन आइलैंड्स आप देखिएगा भारत के नक्शे पर, अंडमान एंड निकोबार के अंदर है बैरन आइलैंड्स, स्पेशली अंडमान में है। तो बैरन आइलैंड डोरमेंट है, क्राकोटा इंडोनेशिया डोरमेंट है, फ्यूजियामा जापान में डोरमेंट है, ठीक है। फिर आता है एक्सटिंक्ट माउंटेन, जो कि भैया कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो फटेगा, क्योंकि एक बहुत ही लंबे टाइम से नहीं फटा हुआ है। नो लॉन्गर एक्टिव एंड हैज़ नॉट बीन इरप्टेड इन हिस्टोरिकल टाइम्स। पुराने 500 साल में भी नहीं फटा है वो, उससे पहले कभी कहानी में सुना था कि फटा था, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ऐसा ही है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में। अब ये जितने माउंटेन्स बताए हैं ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है। ऐसे ही माउंट वेसुवियस कहाँ पर है, तो भले सब इटली के अंदर है, मेडिटेरियन सी में है। तो ये आपको याद होने चाहिए, देखिए नोट करिए। ठीक है, अब अर्थ के माउंटेन्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि 2 प्लेट्स हैं, आप पेपर को लीजिए, 2 पेपर्स को लीजिए और उनको यूं भिड़ाने की कोशिश करिए, 2 प्लेट्स को, ठीक है ना। या एक काम करिए, 2 बुक्स लीजिए, उनको यूं भिड़ाने की कोशिश करिए धीरे धीरे, तो आप क्या देखेंगे, जब आप फोर्स लगाएंगे तो वो बुक्स ऐसी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जब धरती की भी जब 2 प्लेट्स मैच करी पुराने हिस्टोरिकल टाइम्स के अंदर, तो धरती ऊपर की तरफ उठ गई, यानी कि 2 प्लेट्स आपस में मिलकर के ऐसे ऊपर की तरफ उठ गई और पहाड़ बन गए,
इस प्रकार से जो पहाड़ बन गए उनको कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। तो टाइप ऑफ माउंटेन्स में पहला तो है फोल्ड माउंटेन्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या होते हैं वो तो बता दिया, फोल्ड माउंटेन्स जो कि फोल्डिंग ऑफ द प्लेट्स की वजह से बनते हैं। आपका जो हिमालय है ना दोस्तों, वो एक फोल्ड माउंटेन है। आपका हिमालय क्या है? एक फोल्ड माउंटेन है, याद रखिएगा, हिमालय फोल्ड माउंटेन है। एल्प्स यूरोप के अंदर में है। एल्प्स कहाँ पर हैं? यूरोप में है, ये फोल्ड माउंटेन्स है। एंडीज एंड रॉकीज ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के अंदर हैं, ठीक है, ये कहाँ पर हैं? ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। एटलस माउंटेन ये अफ्रीका में है, ये फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा। अब आता है ब्लॉक माउंटेन्स। यहां तो कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे थे, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। कई बार क्या होता है, कोई प्लेट फटने की कोशिश करती है, तो टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं। टेंसाइल फोर्स लगते हैं तो क्या होता है? टेंसाइल फोर्स लगते हैं। मान लो कि ये ऐसे था, इसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स। अब जब टेंसाइल फोर्स लगे तो ये भाई यहां से रप्चर होना शुरू हो गया। तो पता चला ये ऐसे हो गया, ये तो आगे निकल गए, ये भाई तो आगे निकल गया, ये भाई भी आगे निकल गया, और इसके बीच का जो पार्ट था वो नीचे आ गया अलग से, ठीक है। अब ये जो माउंटेन बन गया, ये इसको आप बोलोगे ब्लॉक माउंटेन। इसको क्या बोलोगे? ब्लॉक माउंटेन। तो ये जो ब्लॉक माउंटेन है, कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है। नर्मदा की जो वैली है, सराउंडेड बाय ब्लॉक माउंटेन्स। नर्मदा क्या है? रिवर है। अपन इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो ये आपके ब्लॉक माउंटेन्स हो गए। फोल्ड माउंटेन्स बता दिए मैंने आपको, ब्लॉक माउंटेन बता दिए। और तीसरा प्रकार है वॉल्केनिक माउंटेन्स, जो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों बनते हैं। वॉल्केनो इरप्ट हुए तो उनके जो लावाज वगैरह होते हैं, उनके जो मटेरियल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो वॉल्केनिक माउंटेन्स बना देते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब अपन बात करेंगे टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में। धरती पे जो डिफरेंट प्रकार के रॉक्स मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इन्हीं रॉक्स से कई बार माउंटेन बनते हैं। तो आपको ये भी पता चलेगा कि माउंटेन की रॉक्स का क्या क्या टाइप होता है। तो देखिए, सबसे पहला टाइप मैंने बताया आपको, टाइप ऑफ रॉक्स हैं तो इग्नियस रॉक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ। टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होता है? मैग्मा या लावा जो बाहर निकल करके आया है वोल्केनो से, उसका जब सॉलिडिफिकेशन हो जाता है तो उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। मैग्मा निकला वोल्केनो से और वो सॉलिडिफाई हो गया, उसको इग्नियस रॉक्स बोलोगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेनाइट है, ठीक है, ऑब्सीडियन है। तो ये क्या है? आपके इग्नियस रॉक्स हैं। और ये जो रॉक्स होते हैं ये हार्ड होते हैं। अब ग्रेनाइट काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए घरों में इस्तेमाल होता है। आपके ग्रेनाइट की सीढ़ियाँ बन जाती हैं, ग्रेनाइट के पिलर्स बन जाते हैं। इतना हार्ड है कि भाई उसकी क्षति नहीं होगी, उस पर लेयर्स नहीं है, आसानी से टूटेगा नहीं, वो सॉफ्ट नहीं होता। वो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है इग्नियस रॉक्स की। और इनमें कोई लेयर्स नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि एक लेयर पे दूसरी लेयर चढ़ी हुई है। तो ग्रेनाइट एक एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, ध्यान रखिएगा। फिर आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है कि सेडिमेंट्स से बनती हैं, यानी कि जो नदियां हैं जो आपके पहाड़ों से लेकर के सेडिमेंट्स को आती हैं, वो डिपॉजिट कर देती हैं एक जगह पे आके, तो उनकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। ये रॉक्स सॉफ्ट होती हैं और लेयर बाय लेयर होती है, इनकी लेयर स्टडी करी जा सकती है, एक लेयर से दूसरी लेयर हटाई जा सकती है, जैसे कि सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, दे आर ड्यू टू द सेडिमेंटेशन, ठीक है। ये लेयर्ड होती हैं एंड दे आर सॉफ्ट। सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, इजीली ब्रोकन, ये सॉफ्ट होती हैं। तो ये सेडिमेंट्स हैं। फिर आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। वैसी रॉक्स जो या तो सेडिमेंट्री थी, या तो इग्नियस थी या सेडिमेंट्री थी,
टेम्परेचर प्रेशर के कारण वेदरिंग हुई उन पे और उन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर ली, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। दे आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अदर रॉक्स ड्यू टू रिलेटिवली हार्ड मे और मे नॉट हैव लेयर्स। एग्जाम्पल के तौर पे स्लेट है या मार्बल है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ये आपसे हमेशा पूछा जाएगा स्लेट और मार्बल कि ये कौन सी रॉक्स हैं, तो आपको याद रखना है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। अब कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई कौन सी प्रकार की रॉक से कौन सी प्रकार की रॉक बनी है, तो वो कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, कई एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे कि मार्बल जो बनता है आपका, वो या तो लाइमस्टोन होता है या शेल होता है। तो लाइमस्टोन और शेल जब अपनी प्रकृति चेंज कर लेते हैं तो मार्बल बन जाते हैं, यानी कि मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। फिर ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट को अगर आप अपन चेंज मतलब प्रकृति चेंज करती है मेटामॉर्फिक रॉक में तो बन जाता है ग्नीस, ठीक है। फिर सैंडस्टोन जो है वो क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा, एक बार नोट करिए। अब अपन बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर लेयर्स में बना हुआ है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे लेयर्स में एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे पहली लेयर होती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, टी, कीवर्ड बता रहा हूं याद करने का, ठीक है। फिर जो दूसरी लेयर है उसको आप बोलोगे स्ट्रेथोस्फेयर, एस। फिर जो तीसरी लेयर है उसको बोलोगे मेसोस्फेयर, एम। जो लास्ट लेयर है उसको बोलोगे आयनोस्फेयर, आई। इसको कई लोग थर्मोस्फेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या होगा याद करने का, तस्मी। अब ये तस्मी कीवर्ड याद रख लो, यूं जा रही है तो ये लेयर्स, आपके लेयर्स की सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इनके बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर, अभी अभी अपन ने देखा। 16 किलोमीटर थिक है इक्वेटर पे, 10 किलोमीटर थिक है पोल्स पे। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि ट्रोपोस्फेयर जो है उसकी जो थिकनेस है वो इक्वेटर पे अलग है, पोल्स पर अलग है। इक्वेटर पर ज़्यादा है, इक्वेटर पे ज़्यादा है, 16 किलोमीटर थिक है। क्यों इक्वेटर पे ज़्यादा है, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा है, सूरज की किरणें ज़्यादा वर्टिकल पड़ती हैं और इस कारण से एयर एक्सपैंड करती है वहाँ पे, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो एक्सपैंड करती हैं, इसलिए जो ट्रोपोस्फेयर है वो बड़ा है इक्वेटर पे, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस 16 किलोमीटर है, इक्वेटर पे 10 किलोमीटर है, पोल पे ऑन एन एवरेज आप 18 किलोमीटर मान लो कि 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर मिलता है। अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, जहां पे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर मिलते हैं उसको बोलोगे आप ट्रोपोपॉज। उसको क्या बोलोगे, ट्रोपोपॉज। ऐसे ही जो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर जहां मिलेंगे उसको बोलोगे स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। पॉज सरनेम टाइप पीछे लग जाता है उनके। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, बादल बनना, गड़गड़ाहट होना, थंडर स्टॉर्म्स, जो कुछ भी है वो सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। ऑल वेदर फिनोमिनाज आर कन्फाइंड टू इट। ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में न के बराबर होता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। सारी वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में है। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। द स्ट्रेटोस्फेयर इज मोर और लेस डिवॉइड ऑफ मेजर वेदर फिनोमिना। मोर और लेस, ज्यादा नहीं होता कुछ वहां पे वेदर फिनोमिना, बट देयर इज सर्कुलेशन ऑफ द फीबल विंड्स, सर्स क्लाउड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर।
फीबल जो विंड्स होती है ना, बहुत वीक जो विंड्स चलती हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर्स के अंदर चलती हैं। और यही कारण है कि जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर में नहीं उड़ते हैं, क्योंकि वेदर फिनोमिना से बच जाते हैं। लोग आसानी से उड़ पाते हैं जेट एयरक्राफ्ट स्ट्रेटोस्फेयर में, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ एग्जिस्ट करती है? तो ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर लेयर्स में मिलती है, यानी कि जेट एयरक्राफ्ट उड़ेगा स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन लेयर मिलेगी आपको स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ओजोन लेयर क्या होती है? सूरज से आने वाली हानिकारक जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको धरती तक आने से ब्लॉक करती हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज से कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर कहाँ मिलती है आपको? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। फिर अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर क्या बोलोगे आप? स्ट्रेटोपॉज। मैंने कहा ना, पॉज टाइप का एक सरनेम लग जाएगा हर किसी के बीच में, तो अपर लेयर होती है। ठीक है, नोट करो। अब बात करेंगे मेसोस्फेयर की। ये 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है मेसोस्फेयर। अपर लिमिट को आप क्या बोलोगे? मेसोपॉज बोलोगे। फिर आएगा थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब ये थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर जो लिखा है ये बेसिकली आयनोस्फेयर का ही पार्ट है, उनके दो पार्ट हैं। थर्मोस्फेयर क्या बोलोगे आप इसको? 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर्स तक ये दिखता है, और ये ऑल्सो नोन एज द आयनोस्फेयर। मैंने आपको पहले ही बताया था। देर आर नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ दिस थर्मोस्फेयर, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर एंड जी लेयर। तो आपसे ये कोई पूछ सकता है कि ये जो लेयर्स हैं ये किस में देखने को मिलती हैं? तो आयनोस्फेयर में, जिसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, उसमें देखने को मिलती हैं। थर्मोस्फेयर यानी कि आयनोस्फेयर। आपको पता है जितने भी आपके सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होते हैं या रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं वो आयनोस्फेयर में ही होते हैं। ठीक है, फिर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको अपन एक तरीके से मानते भी नहीं है कि भाई एटमॉस्फेयर का पार्ट है, लेकिन फिर भी पढ़ें तो दैट इज द एक्सोस्फेयर, जो कि बिल्कुल ही लास्ट एंड आ जाता है अपने एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो ये आपकी लेयर्स हैं, इनको एक बार ध्यान से देखिए। ये एक डायग्राम बनाया आपके लिए। देखो, ट्रोपोस्फेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर फिनोमेना हो रहे हैं। बादल हो रहा है, बैलून चल रहा है, बादल दिख रहे हैं आपको सारे, तो सारे वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में। फिर आप ऊपर गए स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में आपने देखो सबसे पहले तो ओजोन लेयर मिली आपको स्ट्रेटोस्फेयर में, और आपने देखा कि प्लेन उड़ता हुआ दिख रहा है आपको। तो प्लेन कहाँ उड़ रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर में। और ओजोन लेयर भी कहाँ पे है? यहाँ पे। फिर ये मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर के अंदर एंटर करते ही जितने भी वो मेटेओर्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, यहाँ पे बर्न हो जाते हैं मेसोस्फेयर के अंदर आकर के। ठीक है, फिर आपका वो आयनोस्फेयर वाला चल जाता है जिसमें थर्मोस्फेयर कहते हैं। तो एक इसके अंदर देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो सारे थर्मोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में काम करते हैं। ध्यान रखना, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की जो लाइन है उसको कारमान लाइन भी बोलते हैं। कारमान लाइन, ये पूछ लिया जाता है कि कारमान लाइन जो है वो किस किस के बीच में है? तो मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर, जिसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, उनके बीच की लाइन को कहते हैं कारमान लाइन। ठीक है, फिर एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की लाइन को बोलते हैं एक्सोबेस। क्या बोलते हैं? एक्सोबेस। तो ये दो लाइंस भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक बार नोट करो। अब बात करेंगे अपन प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, विंड्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पूरी जो अर्थ है उसके ऊपर 7 प्रेशर बेल्ट्स देखने को मिलती है। क्या होती हैं ये प्रेशर बेल्ट्स? एक बार अपन देखते हैं। तो अपन बात कर रहे थे प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। पूरी जो संपूर्ण धरती है वो 7 प्रेशर बेल्ट्स के अंदर डिवाइड हो रखी है। कैसे डिवाइड हो रखी है वो देखिए। ये धरती का अब मैंने एक मैप बना रखा है आपका। ये वाली जो यहाँ पे 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, यहाँ से इक्वेटर निकलता है, और इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक इक्वेटोरियल जोन माना जाता है। क्या माना जाता है? इक्वेटोरियल जोन माना जाता है। तो ये आप मान लीजिए कि ये इक्वेटोरियल जोन है। इस पूरे एरिया को डॉल्ड्रम्स भी बोलने को मिल जाता है, और इस पूरे एरिया को ही आप बोलते हो ITCZ, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। होता क्या है कि ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट रहती है। इक्वेटोरियल
लो प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट यानी विंड सिस्टम समझ रहे हैं अभी अपन कि धरती पे हवाएं चलती कैसे हैं, वो अपन समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को समझने की कोशिश करी है। क्या होता है कि सूरज की सीधी किरणें यहाँ पे पड़ती हैं। अब जब सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हवाएं क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं। यहाँ के हवा गर्म हो जाती है तो गर्म हवा क्या करती है, ऊपर उठने की कोशिश करती है। जब वो ऊपर उठने की कोशिश करती है तो नीचे का जो एरिया होता है उसमें लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो एक प्रेशर बेल्ट तो यहाँ हो गई। यहाँ पे प्रेशर हमेशा कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, बिकॉज टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, सूरज की सीधी किरणें पड़ रही हैं, इसलिए प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये हवाएं जो यहां से उठती हैं, ये हवाएं उठ रही हैं यहां से, ये यूं ट्रेवल करती हैं अपर एटमॉस्फेयर में, और अपर एटमॉस्फेयर से जाकर यहाँ पे सिंक कर जाती हैं। ऐसे यहाँ से उठी और यहाँ पर आकर के सिंक कर गई। अब जब सिंक कर गई तो क्या हो जाएगा, उस एरिया पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि अपर लैटिट्यूड्स पर टेम्परेचर भी कम होता है। जैसे यूरोप है, रशिया है, टेम्परेचर कम है वहां पे। क्यों, क्योंकि अपर लैटिट्यूड्स में। भारत में टेम्परेचर ज्यादा है, अफ्रीका में टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि लोअर लैटिट्यूड्स पर है। तो जब अपर लैटिट्यूड पर है वहां पे वैसे भी टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा है, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि यहां से जो एयर उठी थी वो सिंक कहां हो गई, ट्रेवल करके इन सब ट्रॉपिकल हाइट्स पर। तो इसीलिए ये जो दो हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में, यहां बन जाता है सब ट्रॉपिकल हाई रीजन। यहां बन जाता है सब ट्रॉपिकल हाई रीजन। यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं, यहां हाई प्रेशर है, यहां लो था, यहां हाई प्रेशर है दोनों पे। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब टॉप पर आओ पहले, बिल्कुल इधर। यहां तो सूरज की कभी सीधी किरण पड़ती नहीं है, 6 महीने तो दिन है और 6 महीने रात है। तो यहाँ क्या है, बिल्कुल ठंडे इलाके हैं, बिल्कुल पोलर एरियाज क्या होते हैं, एकदम ठंडे इलाके होते हैं। जहाँ ठंड ज़्यादा यानी टेम्परेचर बिल्कुल नीचे, टेम्परेचर बिल्कुल नीचे तो प्रेशर बिल्कुल ऊपर, यानी कि यहाँ क्या है, हाई प्रेशर। यहाँ क्या है, हाई प्रेशर। यहाँ क्या है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर ऑफ एयर, हाई प्रेशर ऑफ एयर। अब यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है। ठीक है, तो यहां से धरती के माध्यम, ये तो ऊपर से हवा ऊपर से चली थी, एटमॉस्फेयर में चली थी, इधर से कुछ एयर और इधर से कुछ एयर आती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ट्रेवल करती है। तो जब ये दोनों यहाँ ट्रेवल करती हैं तो ये दोनों मीट करती हैं, एयर्स मीट करती हैं, ऊपर की तरफ कन्वर्ट करके राइज कर जाती हैं। जब राइज कर जाती हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में। इसको अपन बोलते हैं सब पोलार लोस। सब पोलार लोस। कितने प्रेशर बेल्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 प्रेशर बेल्ट हैं। इन प्रेशर बेल्ट्स की वजह से ही आपकी पूरी धरती पे हवाएं चलती हैं। प्राइमरली इनकी वजह से हवाएं चलती हैं। तो एक तो ये याद होने चाहिए आपको, सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ पे सब ट्रॉपिकल हाई, फिर 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ पर सब पोलार लो, और फिर पोलार हाई एंड पोलार हाई, नॉर्थ पोल हाई, साउथ पोल हाई। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम याद होना चाहिए। अब हवाएं कैसे चलेंगी, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। धरती पे सतह से लग करके जो हवा चल रही है, जो आपको और मेरे को महसूस हो रही है, वो हमेशा कहाँ से कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। और एक ऊपर की तरफ चल रही है एटमॉस्फेयर में, जो कि इक्वेटोरियल जोन जो है उससे ऊपर उठी और एटमॉस्फेयर से होती हुई सिंक हुई। ये प्रेशर सिस्टम अलग है, ये प्रेशर सिस्टम अलग है, ये धरती से धरती पे जाकर के मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो विंड्स हैं हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो आप, यहाँ पर अर्थ बना दिया, मेरी ड्राइंग ऐसी है, माइंड मत करना। ये 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है,
क्या है, लो प्रेशर, LP लिख दूं, लो प्रेशर था यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ये इक्वेटर रीजन है, ठीक है। अब ये 30 डिग्री नॉर्थ ले लो, ये 60 डिग्री नॉर्थ ले लो, और ये वही 90 डिग्री नॉर्थ ले लो, फिर ये 30 डिग्री साउथ ले लो, ये 60 डिग्री साउथ ले लो, ये 90 डिग्री साउथ ले लो। क्या था यहाँ पे, तो लो था, लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर था, फिर यहाँ पे लो प्रेशर था, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर था। तो अब बताओ हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसका मतलब ये ऐसे चलेंगी, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और फिर यहां पर लो प्रेशर है तो यहां पे भी ऐसे चलेंगे। चलेंगे ऐसी हवाएं, देख लो आप, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही है, ठीक है ना। अब लेकिन एग्जैक्टली हवाएं ऐसे नहीं चलती, ये तो सीधी सीधी चलनी चाहिए, ये टेढ़ी होकर के चलेंगी। टेढ़ी होकर के क्यों चलेंगी, इसके बारे में अपन और चर्चा कर लेते हैं। इसलिए चलेंगी टेढ़ी होकर के बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स। धरती के रोटेशन के कारण एक कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड्स पर लगता है, और वो सीधी सीधी जो परपेंडिकुलर विंड्स जारी होती हैं उनको डिफ्लेक्ट कर देता है और टेढ़ा कर देता है, उसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ क्रिएट्स दिस फोर्स टर्म्ड कोरियोलिस फोर्स which acts upon the winds. Instead of wind blowing directly from high to low pressure, the rotation of the earth causes wind to be deflected off course. यूं जो विंड जा रही है उसको टेढ़ा कर देगा, या यूं जो आ रही है उसको टेढ़ा कर देगा, ठीक है। इसलिए जो विंड्स ब्लो करती हैं वो कैसे ब्लो करती हैं, एग्जैक्टली वो ऐसे ब्लो करती हैं, और यहां पे ऐसे, फिर यहां पे ऐसे, तो ये क्या कर रही हैं, टेढ़ी विंड्स ब्लो कर रही हैं ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्सेस, ठीक है। अब जब ऐसा विंड सिस्टम बन गया आपकी धरती के ऊपर, तो जो आदमी यहां खड़ा हुआ है, उसको क्या दिखाई देता है कि मेरे को विंड ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। ये देखो, ये वाली विंड कहां से आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, यहां भी ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। क्या नाम पड़ गया, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, ठीक है। और जो आदमी यहां खड़ा हुआ रहता है इस जगह, उसको क्या लगता है कि मेरे हवा वेस्ट से आ रही है, इसलिए इनका नाम पड़ गया वेस्टर्लीज। तो ध्यान रखिएगा आपसे, ईस्टर्लीज ये वाली हवाएं हैं, वेस्टर्लीज ऊपर वाली हवाएं हैं, ठीक है। ये पोलर ईस्टर्लीज कहलाती हैं, ये पोलर ईस्टर्लीज ये कहलाते हैं। तो ये विंड सिस्टम मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसको ध्यान से देखिएगा। अगले लेक्चर्स में और अपन फिनोमिनास को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।